नमस्कार साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, जो ना इनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में थी और ना ही कहीं इन्होंने कहा था पहले। अचानक से यूएस का ये मूव पूरे विश्व को बहुत ज्यादा झटका तो देता ही है, लेकिन साथ ही लेके जाता है उस एरा में जब 100 साल पहले ये सब हुआ करता था और सभी देश युद्ध में उलझे रहते थे। क्या लगता है दोस्तों, ये यूएसए को वापस वैसे बना देंगे या नहीं? क्या हुआ है? हुआ ये है कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को। आप कहेंगे डिफेंस और वॉर, ये क्या मतलब होता है? आज इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही ये भी एक्सप्लेन करूंगी क्या कभी किसी जमाने में देशों के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो हुआ करते थे, डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहा जाता था, वो भी समझाऊंगी। नाम बदलने का कारण क्या था वो भी समझाऊंगी। सारा कुछ आपके जो है इस लेक्चर में कवर होगा और यूएस का ये मूव कैसे और कंट्रीज पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है वो भी बताऊंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल से इस न्यूज के बारे में। फिलहाल आप हर तरफ देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया गया है। क्यों पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पेंटागन को रीनेम करना और यहाँ पे पहला क्या, ये डिफेंस डिपार्टमेंट, यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम देने की बात की जा रही है। इसका क्या जो है रेलेवेंस है, क्या चीजें हैं, आज समझिएगा। पहले डिटेल से देखिए, आज समझिए ट्रंप क्या चाहता है। ट्रंप चाहता है कि भैया यहाँ पे अमेरिका को, अब आप देखिए समझिए, इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल नहीं पा रहा है, तो अब क्या करें? ये आजकल इसके मतलब अभी तक आप देखिए कितनी शांति रही है, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में देखा जा रहा है कि ये हर देश की लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से ईरान के ऊपर इन्होंने B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया। अभी की न्यूज है 5 दिन पहले की वेनेजुएला की एक छोटी बोट जा रही थी, उसमें इन्होंने इल्जाम लगाया कि बहुत एक्सप्लोसिव था, ये था वो था, उसके ऊपर इन्होंने अटैक करके इमेजेस भी यहाँ पे रिलीज करी। इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, मैं गाजा कब्जा लूंगा, दुनिया भर की ये बातें करते हैं। तो इनकी शब्दावली से इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने की कुछ और वाला सीन साफ नजर आता है। ये दिखाते तो है कि मैं शांति चाहता हूं, पर इनके सारे शब्दों से तो साफ लगता है कि ये बहुत ज्यादा दंगा और लड़ाई चाहते हैं। अच्छा, अब आइए यहाँ पे ये जो क्या मैसेज दिखाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर वाला जो कहानी है दोस्तों, आप ये समझिए, पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। दोस्तों हुआ क्या करता था कि उस समय जब विश्व युद्ध सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये सारे कहानी हुआ करती थी कि ये सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे देशों के, जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये सभी देशों के डिपार्टमेंट्स को जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम दिया गया था। तो क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय क्या था कि भाई जब युद्ध होता था तो ऑब्वियस सी बात है कि यही वाला डिपार्टमेंट सामने आता था। आप इसको इस तरह से समझिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी देश का, सपोज भारत की बात करें, मैं चाहती नहीं हूं लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूं कि भगवान न करे, लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे कभी युद्ध हमारा किसी देश के साथ होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वही सामने आएगी, उसी से ही सारी बातें कही जाएंगी, उसी से ही हालचाल लिए जाएंगे, पूछा जाएगा क्या करें। लेकिन अब वॉर में तो वो इन्वॉल्व होगी ना, तो एक तरीके से ये हुआ तो वही ना कि वो एक मिनिस्ट्री वॉर की है। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, डिफेंस नाम क्यों दे दिया? प्यारे साथियों, तो जब विश्व युद्ध उस समय हुआ करते थे बहुत भयानक, हम आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, मतलब आप मम्मी पापा की आपके बात नहीं कर रहे, एक बात मैं बता रही हूँ कि जिस समय जो है दादा दादी की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस समय क्या है कि जब इतने युद्ध हुआ करते थे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की तरफ से हुआ, वॉर के नाम से कही जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इतने सारे युद्ध होने लगे, मार एकदम मुसीबतें आने लग गई, दिक्कतें होने लगी, तो देशों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होता है, जो बात बिल्कुल सच है। न जाने कंट्री के कितने रिसोर्सेज बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, आप कितनी डेवलपमेंट आपके पीछे हो जाती है, युद्ध करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो बढ़ावा देते हैं वो 2 तमाचे खा के लेटने वाले लोग होते होंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से एक नया बदलाव लाने की बात करी गई और कहा गया क्यों ना हम अपने इस
डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम से छोड़ के डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम दें। इससे ये होगा कि चलो कोई और हम पे अटैक करेगा तो हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, आगे से किसी देश पे हम अग्रसर नहीं होंगे, किसी देश को कब्जियाने का, किसी देश से लड़ने का, किसी देश पे चढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये नाम की शब्दावली बहुत कुछ दर्शाती है। अब यहाँ आते हैं ट्रंप पे। दोस्तों ट्रंप की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ट्रंप इस बात को चाहते हैं कि वो अग्रेसिव यूएसए को दिखाएं कि यूएसए दूसरों के ऊपर डोमिनेंट है, दबाव बनाना चाहता है, और साफ साफ है कि अगर देखिए तो ग्लोबल स्टेज पे वो अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाना चाहते हैं कि यूएसए चाहे तो सबको दबा सकता है, क्योंकि ये पगला गया है यूएस के ब्रांड के चक्कर में, नजर आने लगा है वो तो साफ इसकी पर्सनालिटी से भी। अब डिफेंस जब आप सुनते हो तो आपको रिएक्टिव समझ में आता है कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, आपने उसके लिए खुद को बचाव में करा, तो डिफेंस आप इस तरह से समझते हो। लेकिन जब आप वॉर देखते हो, वॉर नाम सुनते हो, तो इसका मतलब वॉर क्या दर्शाता है कि आप ऑफेंसिव हो, आप आगे से अटैक करोगे, पावर आप अपनी दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, है कि नहीं, दोनों नाम में डिफरेंस। तो ये इसका अमेरिका फर्स्ट वाली जो इसकी कहानी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही ये चाहता है उस एरा में जाना कि अमेरिका बहुत पीछे हो गया, इतना डेट हो गया उसके ऊपर। अरे बेटा तुम्हारी जितने की इकोनॉमी नहीं, उससे तुम्हारे ऊपर कर्जा है, वो तो तुम्हारे ऊपर सीन क्या है ना कि तुम अपने नोट बना बन छापते हो, जिसकी तुम्हारे यहाँ पूरे विश्व में चल रहा है, तो तुम्हारा सिक्का घूम रहा है, वही वाली हिसाब किताब है जैसे कपड़े की दुकान का होलसेलर, उसका बस खाली ट्रांजैक्शन घूम रहा है, नहीं तो उसके बैकअप में कितना कर्जा क्या है क्या मालूम, ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हारी कहानी बस यही है। तो ये टाई करता है अमेरिका फर्स्ट को, जिसका मिलिट्री स्टैंड है, इसको साफ दिखाता है कि डराना चाहता है बाकी देशों को, चाइना को, रशिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, कि देखो अमेरिका कितना ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, नाम बदलने से चीजें बदल नहीं जाती। आज का चाइना वो नहीं है, तुम नाम बदलोगे, कहीं बाकी देशों ने भी नाम बदल लिया, तब क्या करोगे तुम, हैं? वैसे भी तुम चौपट करने पे तुले हो अमेरिका को। बहरहाल हिस्टोरिकल लेगेसी समझते हैं, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया क्या कहानी थी क्या नहीं। अब यूएस के अंदर इसकी क्या कहानी थी वो मैं आपको बताती हूँ। 1947 तक यूएस को इसी डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी कहा जाता था, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही कहा जाता था। बाकी ये जो नाम बदला गया, ये इसी चलते चलता गया कि भैया देखो जो यूएस है अब वो नहीं चाहता कि इस प्रकार से सारी जो है लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो, और अब इसको डिफेंस, मतलब एक कहते हैं कि एक ऊपर वाला आदमी अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करता है तो बाकियों को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तरीके से यहाँ पे ऐसी बात हुई। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करूं, उसमें क्या वजह है, देखो ट्रंप को बहुत ज्यादा आज के टाइम यूएस के अंदर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। ट्रंप माने या ना माने, अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके धड़ाधड़ गरियाया जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, नाटो के साथ तुमने दिक्कतें पैदा कर दी, यूक्रेन के अंदर तुमने कहा था कि एक दिन में युद्ध रुकवा दोगे, घंटा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये वॉर का लेवल रिवाइव करके, जैसे आपने देखा ना इजराइल के अंदर नेतन्याहू कह रहे हैं बार बार अटैक करते रहो किसी ना किसी देश पे, कहीं अपने ऊपर क्रिमिनल चार्जेस शांति में ना लग जाए। यही चाहता है कि वॉर का नाम अगर दे देगा तो ये सीरियसनेस दिखाने लगेगा देश को लेके, और इसका पॉलिटिकल बेस भी कंट्रोल रहेगा। हाल फिलहाल आप जानते हैं कि जब मीडिया ने इससे पूछा कि आपने रशिया के लिए क्या किया, आपने यूक्रेन के लिए क्या किया, रशिया के अगेंस्ट क्या किया, तो बोला मैंने इंडिया पे टैरिफ लगाया, तुम कौन होते हो, तुम्हें किसने नौकरी दे दी। तो ये बहुत चिढ़ा हुआ आदमी है, इगोइस्टिक आदमी है। तो यहाँ पे इसने यही दर्शाया कि मैं अगर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दूंगा तो इससे थोड़ी सीरियसनेस पैदा हो जाएगी मुझको लेके, है ना। और इसका मतलब ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस बहुत टफ है, बहुत टफ स्टैंड लेता है अपने पुराने एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा बाइडेन से ज्यादा। देखो आज की वो डिप्लोमेटिक फर्स्ट कहते थे कि यार पहले प्यार से बात कर लो, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब ये कहता है नहीं मैं तो धमकियाऊंगा, मैं तो डराऊंगा, मैं तो भौंक दूंगा। अरे भैया पागल आदमी, कसम से बता रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी बूढ़े इंसान को। लेकिन एक छोटा इंसान जो भारत में बैठा, आपसे उम्र में भी आधे से कम है, उसको समझ में आ रहा है कि आप पगलप्पन कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल स्ट्रेटेजिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो भैया देखो एनालिस्ट का ये कहना है कि ये वार्निंग है एक तरीके से, ये मूव जो ये चल रहे हैं वो एक खतरा है एडवर्सरीज को, है ना। जैसे कि क्या बताएंगे कि भैया हम रशिया को बताएंगे कि देखो रशिया मेरा वॉर डिपार्टमेंट है, तुमने यूक्रेन के ऊपर किया, तो अबे पुतिन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुतिन की तो कहानी अलग है। पुतिन तो जो है वो तुमको प्यार से बोलेगा, पूछे आएगा जैसे ऐसे, तुम कहोगे अच्छा डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे, वो फिर जो है वो गिरा देगा ड्रोन यूक्रेन के ऊपर। तो चाइना के साउथ चाइना से और ताइवान और ट्रेड वॉर, उसकी एक मिलिट्री परेड जो चल रही थी उसमें तो तुम्हें 3 रातें नींद नहीं आई, उस रात में 2 बजे तक पिया वाला सीन है। ईरान को गल्फ टेंशन है, ईरान को पता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, भाई ऐसा कोई नई बात नहीं है।
बहरहाल खैर, अब ये ट्रंप का जो और शॉक एंड ओ वाला नैरेटिव है उसको बढ़ावा देने की बात है, साफ दिखाता है इस चीज को। अब इकोनॉमिक और ब्यूरोक्रेटिक एंगल समझते हैं इसमें क्या होगा। देखो, ट्रंप इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो पेंटागन है ये ब्लोटेड हो गया है, ब्यूरोक्रेटिक हो गया, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया है, बहुत ज्यादा, और अगर हम वॉर का नाम इसको दे देंगे तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल कवर देंगे, डिमांड हायर मिलिट्री बजट आ जाएगा। अगर देखो, एक है कि डिफेंसिव है, हमें कोई लड़ेगा तो हम लड़ेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जब वॉर का नाम देंगे तो हम अपना बजट बढ़ाएंगे, हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए, हम जहां चाहेंगे वहां जाके हमला कर देंगे, ऐसी बात है। तो ट्रंप टैरिफ को जस्टिफाई कर देंगे कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा देखिए ना, हम अपने डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं, तो हमारा ये पैसा जरूरी है। ये अपने आप को सिर्फ टैरिफ वाले निंदा से बचने के लिए सारा काम कर रहा है, आप इस बात को मान लीजिए। तो ये ट्रंप यहाँ पे डिफेंस स्ट्रेटेजी के साथ भी अलाय करेगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी दिखा देगा, ठीक है, और ये बताएगा कि जो ट्रेड डिस्प्यूट है इकोनॉमिक वॉर के तौर पे दर्शाने लगेगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के बारे में कि 1789 की कहानी है, स्थापित हुआ था ये उस समय फर्स्ट यूएस की कांग्रेस के द्वारा जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंसी में। जॉब ये थी कि यूएस आर्मी को मैनेज करना है। हेड कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे। शुरुआती दिनों में इसने जो है अर्ली ईयर्स में जैसे 1790 से लेके 1800 तक इसने ऑर्गेनाइज करा यूएस की आर्मी को, फ्रंट डिफेंस और फोर्ट्स को मैनेज करा, नैरेटिव जो था अमेरिकन अफेयर्स का उसको देखा, ठीक है। तो इसका एक मेजर रोल रहा था जो वॉर हुई थी 1812 में उसमें, और मैक्सिकन अमेरिकन वॉर 1846 से 48 तक चली थी उसमें भी। फिर आया सिविल वॉर का एरा 1861 से लेके 1865 तक चला। उस समय ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे। इसने रिक्रूटमेंट करा, वेपन का प्रोडक्शन करा, रेल रोड कम्युनिकेशन सब कुछ करा, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर उस समय एडविन स्टैंटन हुआ करते थे, और ये वन ऑफ द इब्राहिम लिंकन के क्लोजेस्ट अलाई भी माने जाते थे। फिर आया लेट 90 और अर्ली 20th सेंचुरी का एरा। इस टाइम पे डायरेक्ट करा यूएस आर्मी के ऑपरेशन को इसने स्पेनिश अमेरिकन वॉर में, जो कि 1898 में हुई। उसके बाद क्या हुआ, इसने बहुत सारा मोबिलाइजेशन करा वर्ल्ड वॉर 1 में भी 1917 से 18 तक के लिए। फिर आती है वर्ल्ड वॉर 2। अब यहां से चीज समझिएगा, जो कि 1939 से 45 तक चलने वाली। अपने पीक में अगर हम बताएं तो ये पीक पावर हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर उस समय यूएस का, उस समय उसने यूएस की आर्मी और आर्मी एयर फोर्सेस को, बिफोर एयर फोर्स बाद में सेपरेट हुई है ना 1947 में, पहले ये सब देखता था, और डेवलपमेंट इसका मैनहाटन प्रोजेक्ट का, एटॉमिक बॉम्ब का इसमें इसका रोल था। बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक ट्रेनिंग और वॉर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन इसके माध्यम से हुई। और वॉर सेक्रेटरी हेनरी एल स्टिनसन 1940 से 45 तक रहे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे थे इस वॉर के अंदर। फिर इसमें कुछ बदलाव आए 1947 से 1949 के बीच, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी, उसके बाद लीडर्स को लगा कि जो ये वॉर का टर्म है ये बहुत अग्रेसिव है, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए पूरे विश्व भर के अंदर। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947 का लाके यहाँ रीऑर्गेनाइज करा यूएस की मिलिट्री और इंटेलिजेंस को, और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अब नेवी डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया, और एक नेशनल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करा गया। बाद में इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1949 में कर दिया गया। एयर फोर्स की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस यहाँ पे बन गई। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर का जो टर्म था उसको खत्म कर दिया गया, जिन लोगों को इस पे जो है रिक्रूट करा जाता था, और नए टाइटल के तौर पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो कि सिविल हेड होते थे सारे ही सर्विसेज के, और सेक्रेटरी ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स, जो कि पेंटागन के अंडर आते थे। इस प्रकार की पोस्टें बनाई गई। आज की लेगेसी की अगर मैं बात करूं तो पेंटागन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहलाता है, ये डायरेक्ट सक्सेसर है। पेंटागन की बिल्डिंग खुद में जो 1943 में बनाई गई थी, वो ओरिजिनली डिजाइन करी गई थी फॉर द वॉर डिपार्टमेंट, और पुराना जो डिपार्टमेंट था वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की बिल्डिंग थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, अब ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हाउस करती है। आपको बता दूं ये सभी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जिनको यहाँ पे किस प्रकार से नाम चेंज हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहलाता था, वॉर के तौर पे कहलाती थी, और किस किस प्रकार से सभी देशों ने यहाँ पे चेंज किया। अब बात आता है कि अगर पेंटागन को रिब्रांड करोगे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के तौर पे तो
क्या फर्क पड़ेगा आगे और देशों पे। दोस्तों यूएस और उसके अलायंस की बात करूं, देखो भारत की बात कर लूं, जापान की बात कर लूं, अलायंस के चलो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया भारत, लेकिन तभी हम भारत को ले लेते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो अलायंस भी फील कर सकते हैं कि चूंकि यूएस इतना ज्यादा अग्रेसिव बन रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो क्यों ना हम भी बने। और सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे कि ऑकस, क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये सब बहुत मिलिटराइज हो सकती है आगे आने वाले समय में। कुछ अलायंस की बात करें तो क्विकली ये वरी कर सकते हैं कि भैया ऐसा ना हो एस्केलेशन हो जाए, डर लग सकता है कि यूएस कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी वॉर में खींच ले, तो कहेगा ना कि भैया चाइना के अगेंस्ट वॉर लड़ने जा रहे हैं, तुम तो हमारे साथ ही हो, तुम भी आओ। आज के टाइम पे आप देखो ना लोग, अब अच्छा एक बात बताओ, अभी मेरे हिसाब से यूक्रेन के अंदर ही की बात है ना, यूक्रेन के अंदर रशिया ने अटैक कर दिया था ब्रिटिश कॉन्सुलेट के ऊपर, है ना। तब भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चुपचाप बैठे रहे ना, कोई चाहता नहीं, कहते हैं आटो नाटो पाटो, हम बता रहे कोई व्यक्ति, कोई देश इस समय नहीं चाहता कि वो वॉर में उलझे। वॉर एक सबसे बेकार चीज है, इकोनॉमी से लेके दुनिया भर की चीजें पीछे कर देती है वो। अच्छा, एडवाइजर का रिएक्शन है, देखिए चाइना यहाँ फ्रेम करता है इस प्रूफ को कि अमेरिका हॉस्टाइल हो रहा है, सीधी बात है, इंपीरियलिस्टिक उसके इंटेंशन है, और बीजिंग को और मजबूत बनाओ कि यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस से बचाओ। रशिया की बात करें तो उसको ये प्रोपेगेंडा ही समझेगा, क्योंकि वो ट्रम्प को कुछ समझता ही नहीं है, सही बताएं तो कुछ नहीं करते, उसके टाइज बढ़िया चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ में, अमेरिका को लगता है कि वो वॉर स्टेट में है रहने दो। ईरान और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करूं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिलिट्री टेस्ट करने लगे, साइबर अटैक करें, ताकि यूएस का क्या मामला है उसको चेक कर सके। न्यूट्रल और डेवलपिंग नेशंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ग्लोबल साउथ में जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशियान, वो सब ऑलरेडी यूएस को एक मिलिट्री इंटरवेंशनिस्ट के तौर पे देखते हैं। और वॉर्स का शब्द का अगर यूज करोगे डिफेंस की बजाय, तो ये हो सकता है कि यूएस का ये नैरेटिव और ज्यादा दिखाए, और ज्यादा मुश्किल हो जाए वॉशिंगटन के लिए अपने दिल और दिमाग को जीतने का, ट्रेड में, क्लाइमेट में, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में। क्योंकि जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तो एक बार को मौका मिलता है कि हाँ भैया ये कह रहा है, क्या पता सच हो। लेकिन जब इस तरह से वॉर की मिनिस्ट्री होगी तो सारे देश आपसे डरेंगे भी ना कि भैया कल को हमें मालूम है कहीं ये हमारे ऊपर ही ना हमसे प्यार से बात करें और कल को हमारे ऊपर ही ना ये चढ़ने की कोशिश करने लगे। इकोनॉमिक और ट्रेड एंगल में बताऊं तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये टैरिफ, ये सैंक्शन, ये इकोनॉमिक डिस्प्यूट, ये लगातार ये जो बढ़ाएगा, ये फ्रेम करेगा कि हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है, ये अनसेटल करेगा भारत, एशिया, ईयू पार्टनर्स को जो चाहते हैं कि रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम होना चाहिए, समझे। अब उसके अलावा अगर ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बात करें तो ये ट्रम्प का ये मूव मिलिट्री बजट को और बढ़ा देगा, यूएस की बेसिस को और बढ़ाएगा, विश्व भर के अंदर प्रेशर करेगा इनके अलाइज को कि आप और चाइना और रशिया के अगेंस्ट हार्डर पोजीशन लीजिए, है ना। तो ये आर्म रेस और ज्यादा बढ़ाएगा। दुनिया भर की बातें इसकी जो है वो सारी की सारी होंगी, प्रोपेगेंडा एक्सप्लॉइट हो या भैया चीजें सही हो जाए वही सीधे। तो एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओल्ड नेम सिर्फ वापस रिवाइव नहीं करना चाहता है, बट ये एक वेपन के तौर पे इसको यूज करना चाहता है दिखाने के लिए। वो नहीं होता है, मैं इसका अपने शब्दों में बताती हूँ यूपी वालों की तरह। तो एक सिंपल सी बात समझो कि अभी अपना मोबाइल का कवर में शेर लगा के और जो है आपकी स्क्रीन पे शेर लगा के और खुद को बब्बर शेर कहने से दूसरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं दूसरों को डरा दूंगा, लेकिन होता तो नहीं है। तो ऐसा वाला सीन है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये बैच मेरा जो यूपीपीएससी का आगे आने वाले एग्जाम के लिए, उसमें 2000 एमसीक्यूज लाइव में आपको पढ़ाऊंगी। मात्र 500 रुपए का ये अभी ऑफर में चल रहा है। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। बाकी आप अगर मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी सेम नंबर और टेलीग्राम हैंडल है। बाकी दोस्तों बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, तो हर जगह प्लीज फॉलो करिए और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ज्वाइन बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।